नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। तो अभी अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ पारस जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हमारे साथ भी हैं धीरज भाई जी। तो इनसे अभी चर्चा करेंगे आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, और चुनाव का भी करीब करीब 2-2.5 महीने हो चुका है। तो क्या क्या प्रगति हुई है कार्य में, जो जो इनका एजेंडा था तो उस पर कितना काम हुआ है। तो सबसे पहले मैं पारस जी से सवाल करूंगा कि पारस जी पहले तो ये जो गणतंत्र दिवस के बारे में पहले 2 शब्द बताएं और अपना परिचय नमस्कार दें। जी, मेरा नाम पारस, मैं प्रेसिडेंट AWS और हमारी RWA अमरावती वेलफेयर सोसाइटी, और आप सभी का गणतंत्र दिवस पे हार्दिक मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आज हमारे गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम की बात है, अमरावती में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे उप प्रधान धीरज भाई और चंदा दीदी, पूजा मैडम, और सब ने हमारे को बहुत सहयोग दिया। और साथ साथ में हमारी सोसाइटी के जितने भी वरिष्ठ सदस्यगण थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों के आज अच्छे प्रोग्राम हुए। तो इस सारे कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं सेक्रेटरी साहब और विशेषकर उप प्रधान हमारे धीरज भाई, जिन्होंने पूरा इसको ऑर्गेनाइज किया, तो मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा भाइयों का। जी, तो अभी अभी जो सर ये 2-2.5 महीने का जो कार्यकाल आपका है, तो उसके बारे में बताएं। क्या कार्यकाल में क्या आपने पहले से अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, एक अपने अपने बारे में बताएं कुछ जी इस जी। कार्यकाल का। जहाँ साहब आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 22 नवंबर को हम लोगों ने कार्यकाल हैंडओवर लिया था। जी और उसके बाद पहले हमने डेटा समझा, नॉलेज थोड़ा सा गेन किया कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति हमारी क्या है। तो सबसे पहले एक बड़ा मुद्दा जो धीरज भाई लेके आए थे कि हमारी आउटस्टैंडिंग बहुत खड़ी थी, जी जो लोग मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए भी हमने काम शुरू किया। उस पर डिटेल भैया अमाउंट के बारे में बताएंगे धीरज भैया आपको, एग्जैक्ट अब तक का कितना क्या हुआ। जी और उसके साथ साथ हमने पैरेलल जो है, हमने बिल्डर से बात करना शुरू किया, उनको लेटर्स दिए और उससे रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज थी वो इनिशिएट की हमने। साथ में एक बड़ा जो हमने स्टेप लिया है चीजों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे करने के लिए, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने माई गेट ऐप जो है उसको फाइनलाइज किया। और माई गेट ऐप ऐसी एक ऐप है जो आपके ऑलमोस्ट सभी एंगल्स को कवर कर रही है, एज वेल एज दी फाइनेंशियल, आपका विजिटर मैनेजमेंट, आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आपकी मंथली ऑनलाइन पेमेंट्स, और उसके अलावा जो भी आपके पेट मैनेजमेंट हो गया, आपकी पार्किंग मैनेजमेंट का सपोर्ट हो गया, वो सारा उससे कंट्रोल होगा। तो एक बड़ा स्टेप हमारा वो था। एक और इसके साथ साथ मैं बात करूं आपको, तो आपकी नॉलेज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सोसाइटी में इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस हैं: जी जी। पार्किंग, पावर लोड और वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई पे फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है। बट पावर लोड में जिस तरह से बिल्डर ने डे बाय डे कंस्ट्रक्शन करते गए मगर लोड नहीं बढ़ा, हमारा लोड बड़ा लिमिटेड है। उसके लिए अभी हम फाइट कर रहे हैं और चीजों को, आपको एक बड़ी बात बताऊंगा, जब से हमारी सोसाइटी लगी है ट्रांसफार्मर की आज तक सर्विस ही नहीं हुई थी। उसको डिहाइड्रेट कभी करके उसको ओवरहॉलिंग ही नहीं कभी की गई। इसके जो ब्रेकर्स हैं उनकी कभी सर्विस ही नहीं की गई। तो वो सारे काम इस टीम ने आते ही लिए। अभी वो दिखेगा आपको, क्योंकि आप गर्मियों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो काम आज तक नहीं हुए वो भी हो रहे हैं। एज वेल एज दी हमने जो एक्स्ट्रा लोड पानी का पड़ रहा था हमने वो काटा है, जो कि जहां से बिल्डर हमारे से मांग रहा था वो भी हमने कंट्रोल किया है, ताकि हमारे लोगों को बेनिफिट्स मिले। पहले आज भी ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, तो गर्मी जैसे गर्मी बढ़ते जाएगा उससे और परेशानी हो जाएगा। इसके लिए क्या आपने व्यवस्था की है? देखिए, अभी उसके लिए तो क्या है ना, हम कॉमन लोड जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम पावर सेविंग कर पाएंगे। सेकेंडरी जो आज जो रीजन हुआ है वो तो एक वायर फ्लक्चुएट कर गया था जिसकी वजह से हमारा जंपर उड़ गया है। बट नो डाउट उसके लिए भी हम एफर्ट डाल रहे हैं और आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर हम उसकी लोड कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, और उसमें हम पूरी अमरावती को ही जागरूक करेंगे, क्योंकि जो एडिशनल कॉस्ट है वो हमें थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी, विच इज अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए हमें और चाहिए होगा उसका बेसिक करने के लिए। अभी जो पिछले ट्रांसफार्मर जो मेरे पास अवेलेबल लगा हुआ है उस पे जो लोड थी अमरावती का, उसके बाद 4 से 5 बिल्डिंग नए बन नहीं चुके बनी, हैं बिल्कुल और उधर बन रहे हैं, तो उस पे लोड पड़ रहा है। क्या इसके लिए कोई नया ट्रांसफार्मर का आपने उनको रिक्वायरमेंट दिया है या इसी पे वो चलाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्डर तो इसको इन्हांसमेंट करने के किसी मूड में नहीं है। मैं सीधा सीधा बोलूंगा, मेरी जब लास्ट टाइम बग्गा जी से बात हो रही थी, ये बात है शायद 22 तारीख की, 22 जनवरी की।
तो मैंने उस दिन उनसे बात करने की कोशिश की थी कि ये पावर लोड के ऊपर, तो बोले हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट लोड है, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। हमें पता है कि हम ऑलरेडी लोड में कम चल रहे हैं, लोड हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं है और गर्मियों में ये हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, तो इसलिए अभी से हम प्रेशर कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर कुछ काम करें। और बिल्डर जी जो हमारे हैं, जो ओनर हैं इनके, उनको भी एक लेटर, फाइनल लेटर रिमाइंडर भेजा जा चुका है, जिसकी जानकारी हमने अमरावती ग्रुप में भी साझा की थी, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे। और अभी तक हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि सब एकजुट हों, पूरी टीम एक साथ यूनाइट होके चले, ताकि जो हमारे आने वाले चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से फेस कर पाए। जी, तो अब मैं धीरज जी से बात करना चाहूंगा। धीरज जी, आप जो फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बताइए कि हम क्या पहले से फाइनेंशियल स्ट्रोंग हैं या क्या हमारा अभी स्थिति है सोसाइटी का? सबसे पहले सबको नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं जहाँ साहब आपके सवाल पे आता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारा बजट है, जी, मंथली बजट है, उसके बारे में बताऊंगा। हमारी सोसाइटी का जो मंथली रिकवरी, मैक्सिमम रिकवरी है, वो लगभग 11 लाख रुपए की है। जी, और उसमें से जो हम लोग रिकवर कर पाते हैं मंथली, वो लगभग 10-10.25 लाख रुपए है। इतना ही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। जी, कभी 10 लाख, कभी 9.5 लाख, कभी 10.5 लाख, ये एक्सपेंडिचर हमारा रहता है। कुल मिला के हम ना प्लस में है, ना माइनस में, ना लॉस में है, ना प्रॉफिट में। अब बात आती है कि इस सब के बावजूद भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिनके लिए हमें सिंक फंड की व्यवस्था चाहिए। सिंक फंड उसके लिए कहते हैं जो अचानक ही कोई खर्चे आ गए, जैसे ट्रांसफार्मर का खर्चा आ गया, नए बोरवेल का खर्चा आ गया, बोरवेल में पानी की मोटर, सबमर्सिबल मोटर लगती है, उसका खर्चा आ गया, या जैसे हम अभी एक माइके टैप लेके आए हैं, उसका खर्च है। हम ये अपना बैरिकेड चेयर लगवाए हैं, हमने बारकोड स्कैनर लगवाया, इसका खर्चा लगभग 3 लाख रुपया है, ये आ गया। तो इसके लिए क्या हमें एक सिंक फंड की जरूरत रहती है। वो सिंक फंड क्या है, हमें कहीं बाहर से नहीं मिलना, वो हमें सोसाइटी से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले दिनों हमने बारकोड स्टिकर की अनाउंसमेंट करी थी, जिसकी गाड़ी है उसको सुगम एंट्री एग्जिट के लिए 300 रुपये चार्ज हमने बोला था कि 300 रुपये चार्ज लगेगा, स्टिकर हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे और बारकोड से ही वो एक्सेस होगा। ये वन टाइम होगा या ये सिंगल टाइम होगा, जब भी आप गाड़ी चेंज करेंगे आपको दोबारा स्टिकर दिया जाएगा, उसका चार्जेस फिर आपसे लिया जाएगा। ये वन टाइम चार्जेस थे, ना कि आपको ईयरली या मंथली देने हैं, ये सिंगल टाइम चार्जेस थे। उसका भी काफी लोगों ने अपोज करा, काफी लोगों ने बोला नहीं ये गलत है। अब सबसे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि एक सोसाइटी का फंड है वो लिमिटेड है। अब सोसाइटी में फंड जनरेशन का और कोई तरीका है नहीं, और कोई माध्यम है नहीं, यही सोसाइटी से ही जो मेंटेनेंस आता है उसी से हमने सब काम करने हैं, और वो हमारे पास पूरा है। जितने पैसे आते हैं उतने हमारे लग जाते हैं, उतने खर्च हो जाते हैं। अब हमें क्या है, अलग से फंड जो जनरेट करना होगा, जो इस तरीके के काम जो सोसाइटी की सुरक्षा के लिए जरूरी है, सुगम यातायात के लिए, पार्किंग के लिए जरूरी है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और वो सबको उसमें हमें साथ देना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। दूसरा है हमारा रिकवरी का। लगभग पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से कुछ लोगों ने क्या था, एक अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि मेंटेनेंस का पैसा ना दे तो काम चल जाएगा। वो मेंटेनेंस का पैसे को अपना हक मानते थे कि हमें नहीं देना, ये हमारा हक है। हमारी पूरी टीम ने इस इनिशिएटिव को लिया, पूरी टीम इसके ऊपर लगी, एक एक फ्लैट का रिकॉर्ड निकाला गया, पुराने रिकॉर्ड जांचे गए, तब जाके हमें पता लगा कि लगभग 9 से 10 लाख रुपया ऐसा है जो हम रिकवर कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान रहा हमारी सेफ्टी एंड मेंटेनेंस की इंचार्ज है पूजा जी। उन्होंने घर घर जाके लोगों को समझाया, लोगों को बताया, और जो लोग नहीं माने उनके नोटिस निकलवाए। नोटिस निकालने के बाद उनके ऊपर दबाव बना के उनसे लगभग 7 लाख से ज्यादा रुपया हम रिकवर कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में हमारी कोशिश है कि हम सारा एक रुपया रिकवर कर लें। अभी रिकवरी के लिए कितना पड़ा हुआ है, कम से कम एक आइडिया? लगभग 3 से 4 लाख रुपया सर। 4 लाख रुपया है जो हम रिकवर करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही ढीठ प्रवृत्ति के हैं, जो देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए भी एक अलग से कानूनी राय ली जा रही है, लीगल एडवाइस ली जा रही है, उसके लिए लीगल कुछ डिसीजन भी लिए जाएंगे आने वाले टाइम में। वो आपको सबको ऐप के थ्रू, जो हमारी माइगेट ऐप है उसके थ्रू, और सोसाइटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे क्या क्या एक्शन हम ले रहे हैं। तो ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है, ये एज ए सिंक फंड हम यूज करेंगे, जो इन फ्यूचर कभी भी सोसाइटी में कुछ बड़ा इशू आता है, हमें रिक्वायरमेंट रहती है पैसों की उसके लिए, तो वो सिंक फंड हम उसमें यूज करेंगे। बहुत जल्द हम इस अमाउंट की एक एफडी बैंक में करवाने जा रहे हैं, जिससे एक सोसाइटी के लिए एक अलग से जो इंटरेस्ट रूपी फंड है वो जनरेट होता रहेगा हर महीने। और बहुत जल्द हम लोग
माई गेट जो ऐप आई है उसके थ्रू भी जो मेंटेनेंस का कलेक्शन है वो माई गेट ऐप के थ्रू ही करेंगे। जितना भी लोगों का पेंडेंसी होगी वो उसमें शो होगी। जितनी भी किसी से कोई पेनल्टीज हैं, जो पेनल्टीज लोग नहीं देते हैं, इतने दिन तक लोग क्या था कि 15 तारीख के बाद भी जाते थे मेंटेनेंस पे करने के लिए तो पेनल्टी नहीं देते थे, कभी भाई बंदी में काम चल जाता था कई बार। पर अब क्या होगा, जब सिस्टम बिल्कुल ऑनलाइन होगा तो एक एक रुपए का हिसाब, एक एक रुपए का एक्सपेंडिचर, वो सब कुछ ऑनलाइन हर महीने थ्रू दी चार्ट, थ्रू दी ग्राफ आपको इस माई गेट ऐप में ही शो होगा टोटली। बहुत सुंदर है आपका जो माई गेट ऐप आपने जो बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है, ये सुरक्षा के पर्पज से भी बहुत अच्छा है। सर आगे आगामी प्लान क्या मैं है? इस माई गेट ऐप पे बताना चाहूंगा सर। इसमें सर 3 इंटरफेस हैं। एक है रेजिडेंट इंटरफेस, एक है गार्ड इंटरफेस और तीसरा आता है एडमिन। सबसे पहले रेजिडेंट के लिए इसमें जो सुविधा है सर, वो सुविधा है इसमें मेंटेनेंस अपना, इसके थ्रू आप ऑनलाइन, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आपको कैश में देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसमें अपना बकाया देख सकते हैं, किस मंथ कितना दिया, किस डेट को दिया, वो सब कुछ देख सकते हैं। दूसरा है इसमें हमारा हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क के अंदर आप अपनी जो भी समस्या है मेंटेनेंस से रिलेटेड है, आपको कोई सोसाइटी में इशू आ रहा है, आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी लगा के चला गया है, आपकी पार्किंग में किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है, आपके घर पे कोई विजिटर आने वाला है, उसकी आगामी सूचना आप दे सकते हैं। आपके डॉग्स की वजह से आप परेशान हैं, उसके लिए आप एज विसल ब्लोअर आप उसको इसमें रेज कर सकते हैं, पोस्ट रेज कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन है इसमें रेजिडेंट के लिए, उस सेक्शन में जाके आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सार्वजनिक रूप से बता सकते हैं, पोल रेज कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ये रेजिडेंट के लिए। इसके बाद आता है गार्ड का। गार्ड जब भी कोई गाड़ी अंदर आती है उसके लिए तो हम बारकोड स्कैनर की व्यवस्था कर ही दी है। उसके अलावा जो विजिटर की गाड़ियां हैं उसके लिए भी अलग से गार्ड को ट्रेनिंग दी गई है। जब भी कोई विजिटर आएगा उसको विजिटर गेट के थ्रू ही एंट्री होगी और वो एंट्री स्पेसिफिक होगी जिसके पास वो मिलने आया है उसकी अप्रूवल के बाद ही। किसी की डिलीवरीज आ रही है, ब्लिंकिट आ रहा है, जोमेटो आ रहा है, कोरियर आ रहा है, वो भी इसके थ्रू कंट्रोल होगी, गार्ड के थ्रू। अननेसेसरी जो लोग गाड़ियां अंदर घुमाते हैं, कुछ आवारा तत्व ऐसे हैं जो सोसाइटी में घूमते रहते हैं, उनके ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। तीसरा आता है सर एडमिन इंटरफेस। एडमिन इंटरफेस है वो है कि हमारे जो एडमिन होंगे, इसमें 3 या 4 एडमिन हम जो बनाएंगे, वो इस ऐप को पूरा कंट्रोल करेंगे। हर समस्या का पता लगेगा, हर समस्या की जो टिकट रेज हुई है वो जब तक रिजोल्व नहीं होगी तब तक उसमें शो होगी। ओटीपी बेस्ड सिस्टम है, जिसकी समस्या है जब वो रिजोल्व करने के बाद ओटीपी देगा तभी वो टिकट क्लोज हो पाएगी। उसके अलावा जितना हिसाब किताब है हमारा वो सारा हम इसके ऊपर ऑनलाइन बिल्कुल पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करेंगे। उसके अलावा जो हमारे एक्सपेंडिचर है एक तरीके से सैप की तरह, जो आप अगर सैप का अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर है सैप, उसकी तरह से काम करेगा ये हमारा टोटली, और सैप के साथ कोलैबोरेटेड भी है माई गेट ऐप है। तो इससे क्या है, मंथली जो हम बार बार हमें लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, ये हमारी पैसा आया, ये हमारा लगा, वो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर हर मंथली शो हो जाएगा सर। ये हमारी माई गेट का छोटा सा मैंने संक्षिप्त में आपको बताया सर। एक सवाल मेरा और है आपके साथ। एक सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे जो अमरावती रहवासियों का आ रहा है कि नया बिल्डिंग जो बन रहा है उसका तो ठीक है, बिल्डर ले रहा है ट्रांसफर चार्ज, लेकिन जो ये पुराने बिल्डिंग बिक रहा है इसका ट्रांसफर चार्ज, पार्किंग चार्ज, प्लस जो एक अपना क्लब है, क्लब हाउस चार्ज, ये जो थोपा जा रहा है, इस पे क्या कोई चर्चा हुई अभी तक, या क्या इस पे आपने मुद्दा लिया पब्लिक के? ये उनका मेरे पास ये कैसा आया था? मैं सर इसमें आपको बताना चाहूंगा, सितंबर 2024 में जब बिल्डर ने RWA को हैंडओवर दिया था मेंटेनेंस का और कॉमन एरिया का, उस वक्त उस एग्रीमेंट में साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है सर कि कॉमन एरिया टोटली हैंडओवर किया गया है RWA कम AWS को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। टोटल कॉमन एरिया का हैंडओवर है। इस कॉमन एरिया में क्या क्या चीजें आती है सर? इस कॉमन एरिया में रोड्स आती हैं, पार्किंग आता है, पार्क आते हैं, क्लब हाउस आता है, जो भी कॉमन फैसिलिटी रेजिडेंट के लिए बनी हुई है वो कॉमन एरिया में आती है। अब आपका सवाल है सर एनओसी का। अब जब हमें ये फ्लैट हैंडओवर दिए जा चुके हैं, इनका कंप्लीशन दिया जा चुका है, तो इसकी एनओसी है जो सिंगल टाइम एनओसी होती है, फ्लैट सेल परचेज के टाइम होती है, वो भी RWA के थ्रू ही जारी की जानी चाहिए। ये एक अधिकार है, अधिकारों की बात है, ये हमें ही अधिकार मिलना चाहिए। और ये सोसाइटी में फंड जनरेशन का तरीका होता है। किसी भी सोसाइटी में फंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटेनेंस के थ्रू ही आता है। ये जो क्लब हाउस है, पार्किंग है, अपना एनओसी है, एनओसी चार्जेज है, इसके थ्रू भी फंड जनरेशन किया जाता है।
और ये जो 3 बातें जो आपने बोली है, पार्किंग की, एनओसी की और क्लब हाउस की, ये बहुत जल्द हमने बिल्डर से हमारी वार्ता चल रही है इसके ऊपर। हमने मीटिंग के लिए भी बोला है, कोई ना अपनी 5 दिन में 10 दिन में जब भी बिल्डर के पास टाइम होगा हम इसके ऊपर बैठेंगे उनके साथ, और ये हमारा हक है बहुत जल्द, ठीक है ना, हम इस हक को लेके रहेंगे और हमें ये हक देना ही पड़ेगा सर। जब हम अपना जो क्लब हाउस है उसका हम पे करते हैं, कोई भी अगर प्रोग्राम करता है, कोई भी पब्लिक अगर प्रोग्राम करता है उसको पे करता है, जी सर। तो फिर ये क्लब हाउस का चार्जेस क्यों है? या तो फिर उसको फ्री कर दिया जाए, एक बार आप वन टाइम चार्ज लेते हैं, अगर मेंबरशिप अगर लेते हैं तो उसको फिर आप फ्री कर दिया जाए। ये डबल गेम क्या है ये? मैं बोलना चाहूंगा इसमें झा साहब, देखिए क्या है, उसको मेंटेन करना है। वन टाइम तो हमने पैसा लिया, जब अभी बहुत जल्दी ये क्लब हाउस किसी का नहीं है, क्लब हाउस अमरावती वालों का है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, सबका है। इट इज फॉर ऑल अमरावती। तो मगर उसको मेंटेन करने के लिए उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके मेंटेनेंस चार्जेस, हम उतना अमाउंट नहीं लेंगे। हमें किसी से 10-15 हजार रुपए नहीं चाहिए। हम उस अमाउंट को हो सकता है 2100-3100 एक वेरी नॉमिनल चार्ज रखेंगे कि अगर आप किसी आज की डेट में अगर आप किसी होटल या किसी अच्छे होटल में जाएंगे तो आपका खर्चा 15-20 हजार रुपए तो एवरेज आ जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर वो 2500-2100-3100 में भी हो जाए तो लोग शायद हैप्पीली दे भी सकते हैं। तो उतना अमाउंट रखेंगे हम, ये 10-12-15 हजार वाला काम नहीं करना। हमें किसी को लूटना थोड़े है। तो RWA का काम ही वेलफेयर एसोसिएशन है, तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत पैसा चाहिए। हम इच्छा से, सेवा भाव से आगे आए हैं ताकि लोगों को हम अच्छी फैसिलिटी दे पाए। ये टीम जब बनी तो इस टीम ने एक ही चीज टारगेट लिया कि जेब से भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जेब से, पर्सनली पॉकेट से मैं बात करूं, 25-30 हजार से ऊपर लग चुका होगा प्रति व्यक्ति अब तक इस 2 महीने में ही। छोटे छोटे जो काम हुए हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज हुई हैं, जो क्लब हाउस के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और आगामी प्लान में इसको जब हम लेंगे तो बहुत नॉमिनल चार्ज और बड़े सिस्टमेटिक वे में चलाएंगे। तो आज हमारे साथ पारस जी थे और सर थे हमारे साथ, तो बहुत